सर्दियों की पहली बारिश थी। सड़क किनारे चाय की दुकान पर लोग भीगते हुए गर्म चाय का मजा ले रहे थे। उसी भीड़ में आयुष धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ खोया हुआ हो या शायद किसी की तलाश हो। उसी समय तेज हवा के झोंके से एक लाल दुपट्टा उड़ा और सीधा जाकर आयुष के चेहरे पर लगा। आयुष चौंककर पीछे मुड़ा। वही खड़ी थी अनन्या। लंबे बाल, गहरी आंखें और बारिश में भीगी हुई मुस्कान, जैसे पल दो पल के लिए दुनिया थम गई हो। अनन्या ने शर्माते हुए कहा, सॉरी, मेरा दुपट्टा हवा बहुत तेज है। आयुष ने दुपट्टा पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद हवा को भी पता है कि किसकी मुलाकात किससे करवानी है। अनन्या हल्का सा हंस पड़ी। आयुष पहली बार किसी अजनबी को देखकर इतना कनेक्ट महसूस कर रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गड़बड़ा गए। अनन्या ने चाय की दुकान की ओर इशारा किया, अगर आपको बुरा न लगे तो एक चाय आपके साथ पी सकती हूँ। आयुष के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। जैसे किस्मत उसके कान में धीरे से फुसफुसा रही हो, यही है वो लड़की। चाय का कप हाथ में लेकर दोनों दुकान के कोने में बैठ गए। दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन बातें ऐसे हो रही थीं जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। मगर जब बातचीत के बीच अनन्या का फोन बजा, वो एकदम घबरा गई। उसने कॉल रिसीव किया और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं अभी आती हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। फोन रखते ही वो उठी और जल्दी से जाने लगी। आयुष ने हैरानी से पूछा, सब ठीक है? क्या हुआ? अनन्या पल भर के लिए रुकी। उसकी आंखों में डर था। हम फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा। और वो भीगी सड़क पर तेजी से गायब हो गई। आयुष वहीं खड़ा रह गया। हाथ में अभी भी चाय की गर्मी थी, पर दिल में एक ठंडी उलझन। कौन थी वो लड़की, और वह किस बात से डर रही थी? अनन्या के अचानक चले जाने के बाद आयुष पूरी रात सो नहीं पाया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में उठ रहे सवालों की बारिश थम ही नहीं रही थी। अगली सुबह उसने उसी चाय दुकान पर जाकर बैठना शुरू किया। शायद अनन्या फिर आए, शायद कल की अधूरी मुलाकात पूरी हो जाए। पर 2 दिन बीत गए, अनन्या नहीं आई। तीसरे दिन जब आयुष जाने ही वाला था, तभी उससे वही लाल दुपट्टा फिर दिखाई दिया। वो मुड़कर देखने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अनन्या थी, लेकिन आज उसकी आंखों में मुस्कान नहीं, सिर्फ थकान और डर था। आयुष ने पूछा, तुम ठीक हो? उस दिन तुम बहुत घबरा गई थी। अनन्या ने चारों ओर देखा, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोली, मेरी जिंदगी जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है आयुष। आयुष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझसे कह सकती हो। अनन्या की आंखें नम हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी रुकी। खिड़की हल्की सी नीचे हुई। अंदर किसी आदमी की परछाई दिखी। अनन्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो आयुष का हाथ पकड़कर बोली, कृपया अभी के अभी यहां से चले जाओ। ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आयुष चौंक गया। कौन लोग? तुम किस मुसीबत में हो? अनन्या ने सिर्फ एक बात कही, मैं किसी ऐसे इंसान की नजर में हूं जहां से निकल पाना आसान नहीं होता। इसके बाद वो तेजी से उस एसयूवी की तरफ चली गई, मानो उसे मजबूर किया जा रहा हो। आयुष चिल्लाया, अनन्या रुको, पर वो बिना पीछे देखे कार में बैठ गई। एसयूवी धुएं की तरह गायब हो गई। आयुष वहीं खड़ा था। हवा फिर वही लाल दुपट्टा उसके पैरों में लाकर गिरा गई। उसने दुपट्टा उठाया और फुसफुसाया, अब ये कहानी बीच में नहीं छोड़ेगा, चाहे सामने कोई ही क्यों ना आ जाए। लेकिन उसे पता नहीं था, अनन्या जिस जाल में फंसी है वह सिर्फ एक गलत रिश्ता नहीं, बल्कि एक खतरनाक राज है जिससे जुड़ना उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। अनन्या को काले एसयूवी में जाते हुए देख आयुष का दिल बेचैन था। वो नहीं जानता था कि वो किस मुसीबत में है, पर इतना समझ चुका था कि ये कोई छोटी बात नहीं। उसी शाम उसने चाय वाले अंकल से पूछा, अंकल, वो लड़की अनन्या, क्या आप उसे जानते थे? अंकल ने चाय बनाते बनाते ही कहा, हाँ बेटा, 3-4 बार आई है यहाँ। बहुत सीधी सादी लड़की है। लेकिन उन्होंने धीरे से आसपास नजर घुमाई और आवाज धीमी कर ली, वो एक नाम से डरती है। आयुष उत्सुक हो गया। कौन सा नाम? अंकल ने कप नीचे रखकर कहा, विक्रम मल्होत्रा। आयुष ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, कौन है ये?
अंकल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, जिस इलाके में उसका नाम ले दिया जाए वहां लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। पैसा, ताकत, हथियार सब उसके पास है। और सुना है वो अनन्या को किसी भी हालत में अपने साथ रखना चाहता है। आयुष के अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई, गुस्से की, चिंता की और डर की भी। लेकिन उसी डर के बीच एक सवाल जोर से उठा, अनन्या उसके साथ क्यों है? क्या वो मजबूर है या कोई और वजह? उस रात आयुष ठीक से सो नहीं सका। उसके दिमाग में सब सवाल घूम रहे थे। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो अनन्या से खुद बात करेगा। वो जान जाएगा कि आखिर सच है क्या। उसे लगता था कि किस्मत कभी एक बार मिलाती है, लेकिन जब कोई किसी के लिए सही हो तो उसे जोड़ने के लिए बार बार भी अवसर देती है। शाम को वही परिचित कदमों की आहट सुनाई दी। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या तेज तेज चलती उसकी ओर आ रही थी। चेहरा डरा हुआ, आंखें लाल और सांसें तेज, जैसे दौड़कर आई हो। पहुंचते ही उसने आयुष का हाथ पकड़ लिया। हमें अभी बात करनी है, अभी, यही। आयुष ने उसे शांत करने की कोशिश की। अनन्या, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम को तुम्हें देखकर गुस्सा आ गया है। वो समझ चुका है कि मैं तुमसे मिली थी। आयुष का दिल तेज से धड़कने लगा। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अनन्या ने आंसू भरकर कहा। विक्रम जिसे भी मेरी जिंदगी में दखल देता हुआ देखता है, उसे बर्बाद कर देता है। आयुष स्टन था, लेकिन तुम उसके साथ क्यों हो? तुम चाहो तो, अनन्या ने बात काट दी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आयुष। वो मेरे अतीत को पकड़कर मुझे ब्लैकमेल करता है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं जानता, यहां तक कि मेरी फैमिली भी नहीं। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। तो मुझे बताओ वो बात, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अनन्या ने सिर झुका लिया और कुछ देर बाद फुसफुसाई, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो शायद तुम ही मुझसे दूर भाग जाओगे। आयुष ने उसका हाथ थामकर कहा, कोशिश करके देखो। अनन्या उसकी आंखों में देखते हुए मुश्किल से बोली, मैं विक्रम की मंगेतर नहीं, उसकी कैदी हूं आयुष। और उसके पास मेरे खिलाफ ऐसी चीज है जो अगर दुनिया को पता चल गई और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही आयुष का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी था। अनन्या ने कांपते हुए कहा, वो राज मेरे नहीं है। वो पल भर रुकी और बोली, ये राज तुम्हारे किसी बहुत करीब इंसान से जुड़ा है। आयुष का दिल एक पल को रुक गया। किसका नाम आने वाला है? अनन्या किस करीबी की बात कर रही है? अनन्या की आवाज कांप रही थी। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी और दोनों सड़क के उस कोने में खड़े थे जहां हर शब्द अंधेरे में और भारी लग रहा था। आयुष ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। किसका राज है ये, अनन्या? कौन है वो मेरे करीब इंसान? अनन्या की आंखें भर आईं। कुछ पल वह बोल ही नहीं पाई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे भाई आरव का नाम जुड़ा है इससे। आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव? उसका छोटा भाई? जो सीधा सादा, शांत और मासूम था, जो घर से बाहर निकलने से पहले भी 100 बार सोचता था। आयुष हक्का बक्का रह गया। ये कैसे संभव है? आरव और विक्रम के बीच क्या रिश्ता? अनन्या ने गहरी सांस ली। आरव ने कभी तुम्हें बताया नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले वो मुसीबत में फंस गया था। किस चीज की मुसीबत? आयुष की आवाज चटक रही थी। अनन्या ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, एक रात आरव गलत समय पर गलत जगह था। विक्रम और उसके लोगों का एक बहुत बड़ा डील चल रहा था, कुछ ऐसा जो पुलिस को कभी पता नहीं चलना चाहिए। आयुष की सांसें भारी हो गईं। आरव वहां कैसे पहुंचा? वो गलती से, बिल्कुल गलती से। लेकिन उसने वो सब देख लिया जो विक्रम छुपाना चाहता था। आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनन्या आगे बोली, विक्रम को लगा कि आरव सब बता देगा, इसलिए उसने उसे धमकाया और आरव डर गया। वो चाहता था तुम्हें बताए पर। आयुष ने पूछा, पर क्या? अनन्या की आंखों में डर साफ था, पर विक्रम ने उसे साफ कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। आरव तुमसे बहुत प्यार करता है आयुष, वह चाहता था कि तुम्हें कुछ ना हो। आयुष ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या रोल? विक्रम तुम पर क्यों हावी है? अनन्या की नजरें नीचे झुक गईं, क्योंकि आरव ने उस रात डरे हुए हालत में सबसे पहले मुझसे मदद मांगी थी।
आयुष स्तब्ध। तुमसे? अनन्या ने आंसू गिरते हुए कहा। हाँ, मैं आरव के कॉलेज में काउंसलर थी। वो मेरे पास आया, सब बताया और मुझसे कहा कि किसी से ना कहना। आयुष का दिल टूटता जा रहा था। अनन्या आगे बोली, विक्रम को किसी तरह पता चल गया कि आरव ने ये राज मुझे बताया है। तब से वो मुझे अपने कब्जे में रखना चाहता रहे, एक कैदी की तरह, ताकि मैं कभी किसी को सच ना बता सकूं। बारिश अभी भी तेज हो रही थी, लेकिन आयुष के अंदर चल रही तूफान उससे भी ज्यादा भयानक था। उसने धीमी आवाज में पूछा, आरव अब कहाँ है? अनन्या ने रोते हुए कहा, वही तो समस्या है आयुष। पिछले 2 हफ्तों से आरव गायब है। आयुष का खून जम गया। क्या मतलब गायब? अनन्या ने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और मुझे पूरा शक है कि विक्रम ने उसे कहीं छुपाकर रखा है। आयुष के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे अनन्या का डर समझ आया, लेकिन अभी भी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था। अनन्या ने धीरे से कहा, आयुष, एक बात और है। आरव ने तुमसे कोई बात छुपाई थी, और वो बात अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारी नफरत शायद मुझसे हो जाए। आयुष ने गहरी सांस ली। क्या बात? अनन्या ने कांपते हुए कहा, आरव मुझे सिर्फ काउंसलर नहीं मानता था, वो मुझे पसंद करता था आयुष। कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब क्या आयुष अनन्या पर भरोसा करेगा? आरव सच में कहाँ है? क्या विक्रम की नजर अब आयुष पर भी पड़ चुकी है? आयुष के कानों में जैसे किसी ने सीसा भर दिया हो। बारिश की आवाज धीमी पड़ गई। सड़क की घमाघमी गायब हो गई। सब कुछ जैसे थम सा गया। अनन्या के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आरव मुझे पसंद करता था। आयुष ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई झूठ नहीं। आयुष की आवाज भारी हो गई। अगर आरव तुम्हें पसंद करता था तो वो मुझसे क्यों नहीं बोला? अनन्या ने धीरे से कहा, वो डरता था कि तुम उसके लिए गलत समझोगे। तुम दोनों में एक अजीब सी दूरी आ जाएगी, और आरव तुम्हें खोना नहीं चाहता था आयुष। आयुष का दिल दर्द से भर उठा। उसे याद आया, पिछले कुछ महीनों से आरव कुछ उदास रहता था, कम बोलता था, अक्सर कमरे में बंद रहता था। तब आयुष ने सोचा था, शायद पढ़ाई का दबाव है, पर असल वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। अनन्या धीरे से बोली, उस रात जब उसने विक्रम का वो खतरनाक कारोबार देखा, वो इतना डरा कि सबसे पहले मेरे पास आया। और विक्रम को जैसे ही पता चला कि उसने मुझे बताया है, उसने आरव को धमकाना शुरू कर दिया। मुझे भी। आयुष ने सिर पकड़ लिया। मुझे भी। आयुष ने सिर पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस जाल में उसके अपने परिवार का नाम कैसे आ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, अब मुझे बताओ, वो दोनों हफ्तों से कहाँ है? और तुम इतने दिनों से अकेली कैसे झेल रही हो? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, वही तो डर है आयुष। मुझे लगता है कि विक्रम जानबूझकर आरव को छुपा रहा है, क्योंकि अगर मैं उसके खिलाफ गई तो वह आरव को सबक सिखाने की धमकी देता है। आयुष के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो आदमी आखिर चाहता क्या है? अनन्या ने आंखें बंद कर ली। वो मुझे पूरी तरह अपने काबू में रखना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, ताकि मैं हमेशा चुप रहूं। आयुष का दिल जैसे टूटकर बिखर गया, लेकिन वह मजबूत खड़ा रहा। वो आगे बढ़ा और अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। अनन्या, तुम अकेली नहीं हो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और आरव को ढूंढकर वापस लाऊंगा। अनन्या की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी, लेकिन ठीक उसी समय सड़क के कोने पर वही काला एसयूवी फिर दिखाई दिया। इस बार खिड़की आधी नहीं पूरी नीचे हुई। विक्रम की ठंडी आंखें सीधी आयुष पर टिकी थी। अनन्या का हाथ डर से ठंडा पड़ गया। कार के वक्त नीचे आती आवाज गूंजी, कमाल है अनन्या, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। विक्रम ने आयुष को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हें अपने भाई की बहुत चिंता है ना? तो एक बात याद रखना, जहां तुम खड़े हो वहीं से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। एसयूवी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन ये धमकी आयुष के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। अनन्या फुसफुसाई, आयुष, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें आरव को ढूंढना होगा। आयुष अब डरा नहीं था, वो पहले से ज्यादा दृढ़ था। हाँ, और मुझे लगता है शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से सब शुरू हुआ था। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? आयुष ने कड़क आवाज में कहा,
उस जगह से जहां आरव ने विक्रम का वो राज देखा था। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर थी। सच बाहर लाने का रास्ता मुश्किल था, पर आयुष पीछे हटने वाला नहीं था। आयुष और अनन्या शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके की ओर बढ़ रहे थे। वही जगह जहां आरव ने पहली बार विक्रम की गलत दुनिया को अपनी आंखों से देखा था। रात काली थी, सड़कें सुनसान और हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। अनन्या ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए? विक्रम के लोग कहीं भी हो सकते हैं। आयुष की नजरें चारों ओर घूम रही थी। अगर हमें आरव तक पहुंचना है तो उसी रास्ते पर चलना होगा जो उसने चलाया था। वे उस पुरानी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सालों से बंद है। लेकिन रात के अंधेरे में यहां कुछ और ही खेल चलता था। गेट के पास जाकर आयुष ने टॉर्च जलाई। दीवार पर ताजा टायर के निशान थे। अनन्या ने कांपते हुए कहा, मतलब यहां हाल ही में कोई आया है। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। फैक्ट्री का बड़ा हॉल टूटा फूटा था, लेकिन एक कोने में गंदे फर्श पर घिसटने के निशान दिख रहे थे, जैसे कुछ भारी सामान खींचकर अंदर ले जाया गया हो। अचानक अनन्या रुक गई। आयुष, ये देखो। दीवार पर आरव की जैकेट के फटे धागे अटके हुए थे। आयुष का दिल छलक गया। वो जैकेट जो उसने आरव को पिछली सर्दियों में दी थी, यानी आरव यहीं था। आयुष ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, लेकिन तभी पीछे की ओर से धातु के गिरने की आवाज आई। अनन्या ने चीख को रोका और आयुष का हाथ पकड़ा। कोई कोई अंदर है। आयुष ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। एक टूटा कमरा था, अंदर हल्की सी टॉर्च की रोशनी चल रही थी। आयुष ने दरार से झांक कर देखा। 2 आदमी खड़े थे, काले कपड़े, भारी आवाज और जमीन पर बड़ा काला बैग। एक आदमी बोला, विक्रम ने कहा है कि उसे कल रात दूसरी जगह शिफ्ट करना है। बहुत झंझट हो रहा है इससे। दूसरा आदमी हंसा, अरे जिनका काम हम कर रहे हैं उनके लिए 2-4 लड़के संभालना क्या मुश्किल। अनन्या डर से आयुष की बांह पकड़कर फुसफुसाई, उसे क्या वो आरव की बात कर रहे हैं? आयुष की सांसें रुक गई। अगर ये सच था तो आरव जिंदा है और यहां से थोड़ी ही दूरी पर। वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है वहां? आयुष ने अनन्या को पीछे खींच लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों गुंडे टॉर्च लेकर बाहर निकल आए। अरे अरे, ये कौन मेहमान आए हैं? आयुष ने अनन्या को पीछे रखा और बोला, हम रास्ता भटक गए थे, निकल रहे हैं। गुंडे हंस पड़े। रास्ता? वो भी बंद फैक्ट्री के अंदर? दूसरा बोला, लगता है विक्रम साहब के लिए एक नया सरप्राइज आ गया है। एक गुंडा आयुष की तरफ बढ़ा। चलो दोनों को ले चलते हैं। आयुष ने मौका देखकर उसे जोर से धक्का मारा और अनन्या का हाथ पकड़कर भागने लगा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। ठाई ठाई ठाई। अनन्या चीखी, आयुष जल्दी। दोनों फैक्ट्री के पिछवाड़े की तरफ भाग रहे थे। दिल धड़क रहा था, सांसें लड़खड़ा रही थीं और मौत ठीक पीछे दौड़ रही थी। आखिरकार आयुष ने एक टूटी दीवार से बाहर छलांग लगाई। अनन्या भी कूद गई। दोनों अंधेरे में निकलकर दूर वाले जंगल की तरफ भागे। गोलियों की आवाजें रुक गईं, लेकिन अब एक बात साफ थी, विक्रम को पता चल चुका है कि आयुष और अनन्या सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ा सच अभी भी बंद दरवाजों के पीछे था। आरव जिंदा है, पर किस हालत में और कहां? से किसी तरह बचकर भागने के बाद आयुष और अनन्या शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में छिप गए। यह जगह अब कोई नहीं आता था और कम से कम कुछ घंटों के लिए सुरक्षित थी। अनन्या तक कांप रही थी। आयुष ने उसे पानी दिया। किसी तरह हम बच गए, लेकिन अब हमें जल्दी सोचना होगा। विक्रम हमें ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। अनन्या की सांसें तेज थी। आयुष, वो दोनों जिस उसे की बात कर रहे थे, क्या वो सच में आरव हो सकता है? आयुष कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। स्क्रीन पर एक ही लाइन थी, अगर तुम्हें अपने भाई से सच में प्यार है तो मुझसे 24 घंटे के अंदर मिलो। नीचे एक लोकेशन लगी हुई थी, शहर से काफी दूर, पहाड़ियों के बीच। अनन्या की आंखों में डर फैल गया। ये
ये लोकेशन तो वही है जहां विक्रम अपने खास लोगों से मिलता है। आयुष ने धीरे से कहा, इसका मतलब विक्रम जानता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं और वो मुझे वही बुला रहा है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयुष, ये जाल है, वो तुम्हें भी अपने कब्जे में ले लेगा, तुम मत जाओ। आयुष ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। अगर मैं नहीं गया तो आरव शायद कभी वापस ना आए। अनन्या कुछ कह पाती इससे पहले एक और संदेश आया, एक वीडियो। आयुष के हाथ कांप गए। उसने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर आरव था, कमजोर, थका हुआ और एक अंधेरे कमरे में कैद। उसने कैमरे की तरफ डरते हुए देखा और कहा, भैया, अगर ये तुम तक पहुंचा है तो समझ जाना कि मेरे पास बहुत कम समय है। अनन्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। आयुष की आंखें लाल हो गई। स्क्रीन पर आरव की आवाज भर्रा रही थी, विक्रम, वो सब कुछ खत्म कर देगा, वो किसी को नहीं छोड़ता। भैया प्लीज, अनन्या दीदी को दोष मत देना, जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैंने ही उनसे मदद मांगी थी। आरव गहरी सांस लेकर बोला, और भैया, अगर अगर मैं वापस ना आ सका तो प्लीज मां को मत बताना कि मैं डरा हुआ था। उन्हें कहना कि मैं बहादुर था। वीडियो अचानक पट गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अनन्या रो पड़ी। आरव, ये हालत कैसे कर दी उसने? आयुष के अंदर जैसे आग भड़क गई। उसने मुट्ठियां कस ली। अब ये खेल खत्म होगा। मैं उस जगह जाऊंगा विक्रम के सामने। अनन्या चौंक गई। और मुझे यही छोड़ दोगे? विक्रम मुझे ढूंढ लेगा। आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ ही चलोगी, क्योंकि आरव का सच तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। अनन्या ने सिर हिलाया नहीं, पर उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। लेकिन तभी लाइब्रेरी का लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खर खर की आवाज के साथ खुला। दोनों ने डर कर उधर देखा और एक भारी आवाज गूंजी, छुपने का खेल अब खत्म। आयुष की सांस अटक गई। विक्रम अंदर नहीं आया था, लेकिन उसके 3 खतरनाक आदमी बंदूक लिए अंदर घुस चुके थे। उनमें से एक बोला, साहब ने कहा है लड़की को जिंदा लाओ और लड़के को वही खत्म कर दो। अनन्या की चीख दब गई। आयुष एक कदम आगे बढ़ा। अगर एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो मैं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही बंदूक की नली उसकी छाती पर लगा दी गई। अब कहानी का मोड़ जानलेवा था। आयुष को कोई चमत्कार बचा सकता है या यह कहानी यही खत्म होने वाली है? सिया रात के ठीक 11 बजे लाइब्रेरी बंद करके बाहर निकली। पूरा कैंपस शांत था। हवा में ठंडक और किसी अनजानी बेचैनी का एहसास। उसने फोन निकाला। आरव ने आज भी मैसेज नहीं किया। पिछले 2 दिन से आरव का व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। कभी बहुत पास, कभी अचानक दूर। वह हॉस्टल की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सिया ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर एहसास साफ था, कोई उसे देख रहा है। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, हॉस्टल मत जाना, पुराने ऑडिटोरियम में मिलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आरव सिया का दिल जोर से धड़क उठा। इतनी रात को डर और भरोसे के बीच फंसी वह ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गई। पुराना ऑडिटोरियम अंधेरे में डूबा था। टूटी खिड़कियां, धूल भरी कुर्सियां और बीच में एक छोटी सी टॉर्च जल रही थी। आरव, सिया ने आवाज लगाई। धीरे से कदमों की आहट हुई और फिर आरव सामने आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। चेहरा तनाव में, आंखों में किसी गहरे राज का बोझ। सिया ने घबराकर पूछा, क्या चल रहा है आरव? तुम अचानक ऐसे क्यों बुलाते हो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अब सच छुपाना मेरी बस में नहीं है। सिया एक कदम पीछे हट गई। कैसा सच? आरव ने जेब से एक छोटी पेन ड्राइव निकाली और उसकी तरफ पढ़ाई। इसमें वो सब है जो तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए, और ये बात हमारी मुलाकात से बहुत पहले की है। सिया का गला सूख गया। मतलब तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे? आरव ने धीमी आवाज में कहा, मेरी मुलाकात तुमसे अचानक नहीं हुई थी सिया। मैं तुम्हें पहले से जानता था, बहुत पहले से। सिया वही ठिठक गई। हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। तुम मुझे पहले से जानते थे? कैसे? क्यों? आरव ने आंखें नीची कर ली। ये पेनड्राइव सब बता देगी, लेकिन एक बात सच सुनने के बाद हो सकता है तुम मुझे कहो माफ न करो। सिया की सांस अटक गई। दिल में डर और दिमाग में सवालों का तूफान। और तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया।
जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। सिया चौंक कर बोली, ये किसने किया? पर आरव की नजरें दरवाजे पर नहीं, सिया पर थी। वक्त आ गया है सिया, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। सिया की धड़कनें तेज थी, हाथ कंपन कपा रहे थे। आरव, ये सब क्या है? मुझे डर लग रहा है। बातचीत खा पर सी उठते गई। डर मत, मैं हूं यहां। लेकिन हाँ, जो तुम जानने वाली हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सिया ने पेनड्राइव को कसकर पकड़ा। मैं अब सच जानना चाहती हूँ। तुम्हें पहले से कैसे जानते थे? क्यों जानते थे? आरव चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीमी भारी आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी थी। सिया दंग रह गई। जिम्मेदारी? मैं कोई केस हूं क्या? आरव ने नजरें झुका ली। हाँ, बिल्कुल वही। तुम एक केस थी और मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया था। सिया का चेहरा पल भर में उतर गया। मतलब तुमने दोस्ती, प्यार, सब नाटक किया? आरव तुरंत आगे बढ़ा। नहीं सिया, प्यार नाटक नहीं था, लेकिन शुरुआत मजबूरी थी। सिया की आंखों में आंसू भर आए। कौन सी मजबूरी? आरव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बचपन में हुई उस दुर्घटना के बारे में तुम्हें क्या याद है? सिया डरकर बोली, दुर्घटना? मुझसे कहा गया था कि वो एक कार एक्सीडेंट था, जिसमें माँ पापा बच गए, मैं अकेली घायल हुई थी। बस इतना ही। आरव ने सिर हिलाया। नहीं सिया, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक हमला था। सिया की रूह तक कांप गई। हमला? मुझ पर? कौन करेगा ऐसा? आरव की आंखों में दर्द था। जिस आदमी ने तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो आज भी आजाद है। तुम खतरे में थी और उसी वजह से मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें देखरेख करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार कर बैठा। सिया का दिल जोर से धड़का, पर दिमाग सवालों में उलझा था। वो हमला करने वाला कौन है? आरव अब कहाँ है? और तुम कहते हो कि मैं फिर खतरे में हूं। क्यों? आरव ने चारों तरफ देखा, फुसफुसाया, क्योंकि वो आदमी वापस आ चुका है। और आज रात उसने तुम्हारे हॉस्टल के बाहर तुम्हें फॉलो किया है। सिया की सांसें रुक गईं। क्या? मतलब हम अभी भी यहां अकेले नहीं हैं? अचानक ऑडिटोरियम की छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजी। धम धम धम। सिया झटके से आरव के पास आ गई। आरव ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, जो भी हो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिया, तुम्हें एक और सच जानना होगा, जिसने सबकी जिंदगी उलट दी। सिया बमुश्किल बोली, और कौन सा सच? आरव ने कहा, वो आदमी तुम्हारे परिवार का कोई जाना पहचाना है? सिया की आंखें फैल गई। मतलब मेरा कोई अपना मुझे मारना चाहता था? आरव की चुप्पी ही उसका जवाब थी, और उसी पल छत टूटने जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज सीधे ऑडिटोरियम के अंदर उतर आई हो। सिया चीख पड़ी। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, और अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। ऑडिटोरियम के अंदर अंधेरा गहरा चुका था। टूटी छत से आती हल्की रोशनी में बस एक काली परछाई नजर आ रही थी, धीमे धीमे दोनों की ओर बढ़ती हुई। सिया का हाथ आरव की पकड़ में कांप रहा था। आरव, ये कौन है? कौन था जिसने मुझे बचपन में? आरव ने उसे खुद के पीछे कर लिया। सिया, पीछे रहो, अब मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले यह खतरा खत्म करना होगा। परछाई आगे आई और रुक गई। एक भारी खुरदुरी आवाज सुनाई दी, इतने सालों बाद भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगी सिया। सिया का दिल जम गया। तुम कौन हो? एक लैंप की रोशनी हिली और सिया ने उस चेहरे को देखा। सफेद दाढ़ी, ठंडी आंखें, हाथ में लोहे की छड़, और उसकी आंखों में अजीब नफरत। वह था चाचा जी, पापा के सबसे करीबी भाई, जिन पर सिया आज तक भरोसा करती आई थी। चाचा जी! सिया चीख गई। आप ऐसा कैसे? जिंदगी भर तुम्हारे पिता की चालें झेली है मैंने। जायदाद, बिजनेस, घर, सब कुछ उन्होंने हथिया लिया, और तुम उनकी इकलौती वारिस हो। सिया की आंसू फूट पड़े। इसलिए आपने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की? चाचा जी दहाड़ते हुए बोले। हाँ,
और काश वो दुर्घटना में तुम भी खत्म हो जाती, पर तुम बच गई। और अब मैं इस गलती को दोहराने नहीं आया, पूरी करने आया हूं। सिया पीछे हट गई। आरव, मैं आगे आया, आंखें गुस्से से भरी। सिया के पास से एक कदम भी आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। चाचा जी व्यंग्य से बोले, अरे हाँ, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड, जिसे मैंने ही नियुक्त किया था। पर मुझे क्या पता था कि ये दिमाग से ज्यादा दिल से काम करेगा। सिया चौंक गई। मतलब आरव, तुम्हें मेरे चाचा जी ने भेजा था? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे सच नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था और तुम्हें सुरक्षा चाहिए थी। चाचा जी गुर्राए, और तू, तेरी वजह से मेरी प्लानिंग खराब हुई। अब पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर सिया को। इतना बोलकर चाचा जी आरव पर टूट पड़े। दरहाम लोहे की छड़ आरव के कंधे पर लगी, वो दर्द से गिर पड़ा। आरव, सिया चिल्लाई। आरव ने किसी तरह खुद को संभाला, पर चाचा जी फिर हमला करने ही वाले थे कि सिया ने हिम्मत जुटाई। उसने पास पड़े माइक स्टैंड को उठाया और जोर से चाचा जी की तरफ फेंका। टक्कर! चाचा जी लड़खड़ा गए। आरव ने मौका पाकर उन्हें पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी, जिन्हें आरव पहले ही मैसेज भेज चुका था, अंदर आ गई और चाचा जी को गिरफ्तार कर लिया। सिया हाफती हुई आरव के पास बैठी। तुम ठीक हो? आरव ने दर्द में मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। जब तक तुम मेरे साथ हो, सब ठीक है। सिया की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जान बचाई और सच भी बताया। शायद शुरुआत मजबूरी थी, लेकिन प्यार सच्चा था ना? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी हर मजबूरी प्यार में हार गई सिया। सिया उसके सीने से लग गई। डर, दर्द, राज सब खत्म हो रहा था। अब सिर्फ एक चीज बची थी, उनका साथ। और ऑडिटोरियम के टूटे हुए छेद से आती सुबह की हल्की रोशनी मानो कह रही थी, अब कहानी का अंधेरा खत्म और एक नई शुरुआत शुरू। दी एंड।